गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा सभी। तो बेटा हमने पिछले लेक्चर जो था उसमें दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें हम पढ़ रहे थे कि पुंकेसर क्या है। तो उसमें हमने पूतंतु पढ़ा और परागकोश पढ़ा और परागकोश पढ़ने के बाद हमने जब परागकोश को काटा तो परागकोश के अंदर जो कोष्ठक नुमा संरचनाएं दिखाई दी थी उन संरचनाओं को हमने क्या नाम दिया था बेटा, लघु बीजाणुधानी। तो अगला जो अपना टॉपिक है वही है लघु बीजाणुधानी। ये अगला टॉपिक है अपना लघु बीजाणुधानी। अब लघु बीजाणुधानी क्या होती है, उसकी संरचना क्या होती है, ठीक है, वो इस बार इस जो क्लास में हम पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, लघु बीजाणुधानी क्या है कि परागकोश जो होता है, पूतंतु के शीर्ष पर उपस्थित जो कैप्सूलनुमा संरचना, परागकोश जो है, इस परागकोश में उपस्थित गोलाकार संरचनाएं, परागकोश में उपस्थित गोलाकार संरचनाएं जो हैं ये क्या कहलाती हैं, लघु बीजाणुधानी कहलाती हैं। जैसे ये गोलाकार जो संरचनाएं चार हैं या यहां पर भी वही सेम बनेंगी। तो ये गोलाकार जो संरचनाएं हैं परागकोश के अंदर, वो परागकोश के अंदर जो गोलाकार संरचनाएं ही लघु बीजाणुधानी कहलाती हैं। तो लघु बीजाणुधानी किसे कहोगे बेटा, परागकोश में उपस्थित गोलाकार संरचनाएं लघु बीजाणुधानी कहलाती हैं। और लघु बीजाणुधानी जो है इसमें लघु बीजाणु जिसका दूसरा नाम है पराग कण जो है उनका निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी जो है उसमें क्या बनेंगे बेटा, लघु बीजाणु यानी पराग कण जो है उनका निर्माण होता है। तो लघु बीजाणुधानी में क्या बनेंगे, पराग कण यानी लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक बेटा, अब जो है हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी जो है उसकी संरचना, कि लघु बीजाणुधानी जो है उसकी संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। तो लघु बीजाणुधानी की अगर संरचना की बात करें, लघु बीजाणुधानी जो है उसकी संरचना की बात करें तो लघु बीजाणुधानी की संरचना को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो भाग आता है वो आता है पराग भित्ति। पहला भाग है इसका पराग भित्ति और दूसरा जो भाग है इसका वो है बीजाणु जनन उत्तक। बीजाणु जनन उत्तक, ये दो भाग हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना के, पराग भित्ति और दूसरा कौन सा है बेटा, बीजाणु जनन उत्तक। तो लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है इस संरचना में हम दो भाग पढ़ेंगे, एक तो पराग भित्ति और दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, बीजाणु जनन उत्तक। ठीक बेटा, तो जिसमें हम सबसे पहले जो है वो लेते हैं पराग भित्ति। पराग भित्ति का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जो लघु बीजाणुधानी है उसके चारों ओर जो भित्ति है वो क्या कहलाएगी, उसकी पराग भित्ति कहलाती है। या भी इसे कह सकते हैं लघु बीजाणुधानी की भित्ति कह सकते हैं या परागकोश की भित्ति कह सकते हैं। तो भित्ति का मतलब बाहर की ओर जो आवरण है वो उसकी क्या कहलाएगी, पराग भित्ति कहलाती है। पराग भित्ति जो है इसकी संरचना में चार परतें होती हैं। कितनी है बेटा, चार परतें पाई जाती हैं। लघु बीजाणुधानी जो है इसकी संरचना में चार परतें होती हैं। अब हमें एक एक परत जो है वो लेके चलनी है, क्या होती है, किस तरह की होती है, क्या कार्य करती है। ठीक बेटा, जिसमें हम सबसे पहले इसकी जो पहली परत है वो लेते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा ये है
पराग भित्ति जो है उसकी बाह्य सबसे पहली परत, ये है बेटा इसकी बाह्य त्वचा। देखो नाम से पता लग रहा है कि ये सबसे बाह्य परत है। बाह्य त्वचा पराग भित्ति जो है उसकी सबसे बाह्य परत होती है। तो बाह्य त्वचा सबसे बाह्य परत, ये देखिए ये वाली जो परत है ये इसकी बाह्य त्वचा है। और ये बाह्य त्वचा जो है ये एक कोशिकीय परत होती है। ये क्या होती है? एक कोशिकीय परत होती है, एक ही परत होती है, ठीक है। तो एक कोशिकीय परत होती है, सबसे बाह्य परत होती है। और इस परत जो है इसका कार्य क्या है कि लघु बीजाणुधानी जो है उसकी रक्षा करना। देखिए बेटा आपने ये पढ़ा भी होगा, कोई भी बाह्य स्तर किसी भी जो है उसका सबसे बाह्य स्तर हमेशा उसका रक्षात्मक स्तर होता है। हमेशा उसका क्या होगा? रक्षात्मक स्तर होता है। तो बाह्य त्वचा जो है जो सबसे बाह्य परत है, एक कोशिकीय परत है, और इसका कार्य ये है कि लघु बीजाणुधानी या पराग जो भित्ति जो है उसकी रक्षा करना। तो ये लघु बीजाणुधानी की क्या करेगी? रक्षा करेगी। ठीक बेटा, तो पहली परत कौन सी हो गई लघु बीजाणुधानी की? बाह्य त्वचा। अब उसके बाद दूसरी परत लेते हैं, ये बाह्य त्वचा हो गई जो लघु बीजाणुधानी की रक्षा करेगी। दूसरी जो परत लेते हैं वो आती है अंतस्थीशियम। अंतस्थीशियम एंडोथीशियम भी बोला जाता है इसे। अंतस्थीशियम, देखिए बेटा ये वाली जो परत जो नीचे है, ये वाली जो ग्रीन में दिखाई गई है, ये है अंतस्थीशियम। अंतस्थीशियम, और अंतस्थीशियम जो है ये बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होती है। भाई बाह्य त्वचा ब्लैक में है, उसके नीचे जो ग्रीन दिखाई गई है, ये जो परत दिखाई गई ग्रीन वाली, ये ग्रीन जो परत है ये कहलाती है अंतस्थीशियम। और अंतस्थीशियम जो है इसमें सेल्यूलोज जो है उसकी रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। अंतस्थीशियम में सेल्यूलोज, ये जो अंतस्थीशियम है ग्रीन वाली, ये सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियों से निर्मित होती है। ध्यान देना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण भी है ये कि अंतस्थीशियम जो है वो सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियों से निर्मित होती है। और ये सेल्यूलोज जो है ये आर्द्रताग्राही होता है। कैसा है बेटा? आर्द्रताग्राही होता है। आर्द्रताग्राही का मतलब ये वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को ग्रहण कर लेता, अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करेगा तो फूलेगा, और फूलेगा तो बाह्य त्वचा पर क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा, और बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ेगा तो वो क्या हो जाती है? फट जाती है। तो अंतस्थीशियम का कार्य होता है लघु बीजाणुधानी के स्फुटन, लघु बीजाणुधानी जो है इसके स्फुटन में सहायता करना। भाई अंतस्थीशियम जो है जो बाह्य त्वचा के नीचे स्थित है, जो सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियों से ये बना होता है, ये स्तर एक स्तर होता है। और जो आर्द्रताग्राही है, आर्द्रता का अवशोषण करके ये फूल जाता है, जिससे बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है, जिससे बाह्य त्वचा फट जाती है। और कहने का मतलब ये हुआ कि अंतस्थीशियम जो है ये लघु बीजाणुधानी के स्फुटन जो है, फटने की जो क्रिया होती है उसमें ये सहायक होती है। ठीक बेटा, तो ये दूसरी परत हो गई अंतस्थीशियम। पहली परत कौन सी थी बेटा? बाह्य त्वचा, सबसे बाह्य परत है, रक्षा करेगी। अंतस्थीशियम बाह्य त्वचा के नीचे स्थित है,
सेल्यूलोज की रेशेदार पट्टियां इसमें स्थित हैं और ये लघु बीजाणुधानी के स्फुटन में सहायता करती है, या आप ये कह सकते हो कि ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है। ठीक है बेटा, तो दो स्तर हो गए अपने, दो परतें हो गई, बाह्य त्वचा और अंतस्थीशियम। उसके बाद तीसरा जो स्तर है या तीसरी जो परत है, और वो तीसरी परत है मध्य परतें। मध्य परतें, ये तीसरा स्तर है लघु बीजाणुधानी का। अब देखिए बेटा, मध्य परतें क्या है? ये जो बाह्य त्वचा, ये अंतस्थीशियम, और नीचे जो रेड वाला स्तर दिखाया गया है ये है मध्य परतें। क्या है बेटा? मध्य परतें हैं। जो रेड वाला जो भाग दिखाया गया है ये मध्य परतें हैं। ठीक है, तो मध्य परतें हैं वो अंतस्थीशियम के नीचे स्थित हैं, और मध्य परतें 1 से 3 स्तरीय होती हैं। 1 से 3 स्तरीय कहने का मतलब ये परतों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो मध्य परतों की संख्या क्या है? 1 से 3 परतें हैं। कहां स्थित हैं? अंतस्थीशियम के नीचे ये स्थित होती हैं। ठीक है, और मध्य परतों के अगर कार्य की हम बात करें तो मध्य परतें जो हैं ये विघटित होकर लघु बीजाणु जो हैं उनको पोषण प्रदान करती हैं। मध्य परतों की जो कोशिकाएं हैं ये विघटित हो जाती हैं और विघटित होकर लघु बीजाणु जो हैं उनको पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है बेटा, तो ये है मध्य परतें जो हैं उनके कार्य। तो मध्य परतें कहां मिलेंगी बेटा? अंतस्थीशियम के नीचे हैं। 1 से 3 स्तरीय हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी स्तरीय हो सकती हैं। कार्य है इनका, ये इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं ये विघटित होकर लघु बीजाणु जो हैं उनको पोषण प्रदान करती हैं। ठीक बेटा, तो तीसरी परत कौन सी होगी बेटा? मध्य परतें। ठीक बेटा, अब आती है नंबर 4, और नंबर 4 जो है ये सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो है ये होता है लघु बीजाणुधानी का, और नंबर 4 पर जो है वो है टेपिटम। नंबर 4 वाली जो परत है बेटा वो कौन सी है? टेपिटम। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है टेपिटम पर। टेपिटम जो है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत है, सबसे महत्वपूर्ण परत है। अब क्यों है वो समझिए। तो देखिए बेटा, ये वाली जो गोलाकार ब्लैक रंग में बड़ी बड़ी सी जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये जो परत है ये कहलाती है टेपिटम। ये क्या कहलाएगी बेटा? टेपिटम। जो ब्लैक रंग में दिखाई गई हैं और बड़े आकार की हैं। ठीक है, ये स्तर जो है वो टेपिटम है। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं ये बड़े आकार की होती, बड़ी होती हैं, साथ में ये बहु केंद्रकीय होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? बहुकेंद्रकीय। बहुकेंद्रकीय का मतलब इन कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। सामान्यतः आपने पढ़ा होगा एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुकेंद्रकीय होती हैं, जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं और आकार में कैसी होती हैं? ये बड़ी होती हैं। ठीक बेटा, टेपिटम जो हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं, एक तो होता है अमीबीय टेपिटम। टेपिटम जो है 2 प्रकार की मिलती है पादपों में। पहली जो हमने ली है वो है अमीबीय टेपिटम।
देखिए बेटा, अमीबीय टेपिटम जो है ये अमीबा की तरह गतिशील होती है। अमीबा जो होता है उसकी तरह ये कैसी हैं, गतिशील होती हैं, और इनका कार्य होता है लघु बीजाणु जो है इनको पोषण प्रदान करना। इनका कार्य क्या हो गया, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। टेपिटम दो प्रकार की हैं, अमीबीय टेपिटम जो अमीबा की तरह गति करती हैं और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। और ये कहाँ मिलती हैं, टाइफा। टाइफा नामक जो पादप है उसमें अमीबीय टेपिटम पाई जाती है। ये याद रखना है, कौन से पादप में बेटा, टाइफा नामक जो पादप है उसमें अमीबीय टेपिटम मिलती है, जिसकी कोशिकाएं अमीबा की तरह गति करके लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। देखिए सबसे अंदर जो है, जो ग्रीन में दिखाया है, ये है लघु बीजाणु। लघु बीजाणु है ये, ठीक है बेटा। तो लघु बीजाणु जो है इनको पोषण कौन प्रदान कर रही है, एक तो मध्य परतें बताया है मैंने, ये भी प्रदान करती हैं। उसके अलावा टेपिटम है, ये भी लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। तो अमीबीय टेपिटम किस में मिलेगी बेटा, टाइफा में। उसके बाद दूसरे टेपिटम जो है उसकी बात करते हैं। ये अमीबीय टेपिटम हो गई। दूसरी आती है स्रावी टेपिटम, नंबर 2 पर स्रावी टेपिटम। स्रावी टेपिटम, देखिए बेटा स्रावी टेपिटम, देखिए बेटा स्रावी टेपिटम जो है ये एक जगह स्थिर रहती हैं पर गति नहीं करती अमीबा की तरह। भाई अमीबी टेपिटम तो गति कर रही थी, जबकि स्रावी टेपिटम स्थिर होती हैं और स्थिर रहकर ये लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। कहने का मतलब चाहे वो अमीबी टेपिटम हो या स्रावी टेपिटम है, दोनों का कार्य है पोषण प्रदान करना। अंतर सिर्फ ये हो गया, अमीबी टेपिटम में वो गति करती हैं और जो स्रावी टेपिटम है उसमें वो एक जगह स्थिर रहकर लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो ये दो प्रकार की टेपिटम जो है ये पाई जाती हैं। और स्रावी टेपिटम जो है ये मिलती है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री जो पादप है उनमें स्रावी टेपिटम पाई जाती है। टाइफा में कौन सी मिलती है बेटा, अमीबीय टेपिटम। और द्विबीजपत्री पादपों में कौन सी मिलती है, स्रावी टेपिटम। दोनों का एक ही कार्य है लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। ठीक है बेटा। अब मेन चीज जो आती है यहां पर वो आती है कि टेपिटम जो है उसके कार्य, और ये कई बार पूछे जाते हैं कि टेपिटम जो है उसके कार्य क्या है। ये समझना है बेटा अच्छे से, और बहुत महत्वपूर्ण भी है टेपिटम के कार्य। चौथी परत जो अपनी टेपिटम थी उसके कार्य की बात करते हैं। तो बेटा पहला जो कार्य है कि टेपिटम जो है ये लघु बीजाणु जो हैं उनको पोषण प्रदान करती है। लघु बीजाणु जो हैं उनको क्या प्रदान करती है बेटा, पोषण प्रदान करती है। टेपिटम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। जैसे आपने पढ़ा था कि वैसे वो स्रावी टेपिटम हो या अमीबीय टेपिटम हो, उनका कार्य है लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। ठीक है बेटा। दूसरा इसका कार्य है कि टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो IAA का स्राव भी करती हैं। IAA का जो पूरा नाम है वो है इंडोल एसिटिक अम्ल। ये इसका पूरा नाम है। इंडोल एसिटिक अम्ल जो है उसका स्राव भी कौन करती हैं, टेपिटम करती हैं। पहला कार्य पोषण प्रदान करना, किसको, लघु बीजाणुओं को। दूसरा
ये IAA का स्राव भी करती हैं, यानी इंडोल एसिटिक अम्ल का स्राव भी टेपिटम के द्वारा होता है। ठीक है बेटा। तीसरा, टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं ये यूबिस कण जो हैं उनका स्राव करती हैं। ध्यान देना बेटा, ये किसका स्राव करती हैं? यूबिस कणों का स्राव करती हैं टेपिटम की कोशिकाएं। और यूबिस कण जो हैं ये परागकण यानी लघु बीजाणु जो है उसके बाह्य स्तर टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो यूबिस कणों का जो है वो स्राव करती हैं। जो लघु बीजाणु के बाह्य स्तर स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन होता है ये, और ये रसायन यूबिस कणों के द्वारा स्रावित होता है जो पराग कणों के बाह्य स्तर का निर्माण करता है। यानी जो लघु बीजाणु है, पराग कण है, उसका बाह्य स्तर एक विशेष रासायनिक पदार्थ का बना होता है, और वो विशेष रासायनिक पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन, जिसका स्राव कौन करता है? यूबिस कण। और यूबिस कणों का स्राव कौन करता है? टेपिटम की कोशिकाएं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पराग कणों का बाह्य स्तर कौन से रासायनिक पदार्थ का बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। कौन स्रावित करता है? यूबिस कण। यूबिस कणों का निर्माण कौन करता है? टेपिटम की कोशिकाएं यूबिस कण का निर्माण करती हैं। ठीक बेटा, नंबर 4 हो गया। नंबर 3 हो गया। नंबर चौथा जो है कि टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं ये कैलेज एंजाइम का स्राव भी करती हैं। टेपिटम की कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं बेटा? कैलेज एंजाइम जो है उसका स्राव भी टेपिटम की कोशिकाएं करती हैं। अब कैलेज एंजाइम क्या कार्य करता है ये आपको अगले क्लास में आपको ये बताया जाएगा। आपको बस सिर्फ ये याद रखना है कि टेपिटम की कोशिकाएं कैलेज एंजाइम का स्राव करती हैं। ठीक बेटा। पांचवा जो कार्य है टेपिटम का कि टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं ये पोलेन कीट नामक रसायन का स्राव करती हैं। पोलेन कीट नामक रसायन का स्राव कौन करती है? टेपिटम करती है। और पोलेन कीट नामक रसायन के कारण ही परागकण चिपचिपे, परागकण जो हैं वो चिपचिपे व गंध युक्त हो जाते हैं। परागकण चिपचिपे और गंध युक्त हो जाते हैं। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं ये पोलेन कीट नामक रसायन का स्राव करती हैं, और इस रसायन के कारण जो परागकण यानी लघु बीजाणु हैं ये लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे? चिपचिपे हो जाते हैं और गंध युक्त हो जाते हैं। अब भाई क्यों हो जाते हैं बताइए? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये परागण में सहायता करते हैं। कोई भी कीट जब पुष्प पर बैठता है तो वो चिपचिपे परागकण जो हैं उसके शरीर पर बैठ जाते हैं, शरीर से चिपक जाते हैं, और वही कीट जब अगले पुष्प पर जाता है तो वो परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। तो परागण की जो क्रिया है उसको ये प्रेरित करते हैं। ठीक बेटा। तो ये 5 कार्य मैंने आपको बताए टेपिटम को, और ये अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा। एक तो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना, दूसरा इंडोल एसिटिक अम्ल का स्राव करना, तीसरा यूबिस कणों का स्राव करना जिससे स्पोरोपोलेनिन का स्राव होता है जो परागकणों का या लघु बीजाणुओं का बाह्य स्तर बनाता है। चौथा इसका कार्य है
ये कैलेज एंजाइम का स्राव करता है, स्राव करती है इसकी कोशिकाएं। और पांचवा इसका कार्य है कि टेपिटम की कोशिकाएं पोलेन कीट नामक रसायन का स्राव करती हैं, जिसके कारण परागकण चिपचिपे व गंधयुक्त हो जाते हैं, जिससे परागण की क्रिया प्रेरित होती है। ठीक बेटा, तो आज हमने लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ी थी और संरचना के हमने दो भाग बताए थे, पहला पराग भित्ति और बीजाणु जनन उत्तक। तो अपनी पराग भित्ति पूरी हो गई, 4 परतें मैंने बताई, बाह्य त्वचा, रक्षात्मक परत, उसके बाद अंतस्थीशियम सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां स्फुटन में सहायता करेंगी। तीसरी मध्य परतें बताई थी जो 1 से 3 परतें होती हैं, विघटित होकर लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। और सबसे आंतरिक जो परत मैंने बताई थी वो है टेपिटम, और टेपिटम जो है जिसकी कोशिकाएं बड़ी बहुकेंद्रिकी होती हैं, 2 प्रकार की हैं, अमीबीय जो टाइफा मिलती हैं, स्रावी जो टेपिटम है वो द्विबीजपत्री पादपों में मिलती हैं। और उसके बाद टेपिटम के हमने कार्य पढ़े। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।